क्या इस्लाम में ऑप्शंस ट्रेडिंग हलाल है या हराम, और क्या कुरान व हदीस की रोशनी में इसकी कोई शरई दलील मिलती है? एक तो ये कि आप बरह रास्त किसी से कोई चीज़ खरीद रहे हैं, तो ये इसमें ये होता है कि जब तक आप वो चीज़ वाकई फिजिकली मौजूद भी हो और आप उस पर बाद में कब्जा भी करें, वो आपको कब्जा भी दे, तो ये सही है। वरना सिर्फ ऐसी ऑनलाइन ट्रेडिंग आपने ऐसी होता है कि आपने बस मुआहदा बाहम ज़बानी किया और फिर आप उस चीज़ को आगे सेल आउट कर देते हैं बगैर कब्जे में किए, ये चीज़ जायज़ नहीं है। What is the ruling on forex? Forex is prohibited when dealing with gold and silver because it has to be cash. The only one question I'm not getting it, my source of income. Being very strong in maths, I am also a technical analyst with stock market. I am very strong with FNO market, future and option. The payment time is 2 years. You pay 10% now, 20% later. The rates go up. You sell. That's fine. But in shares, it doesn't work like that. In future, it doesn't work like that. So because you don't possess it in your hands, you have paid part of the money, and then someone else backs you up. That if it goes down, then they hedge it. You know, hedging. सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग है क्या, इसमें होता क्या है जो इस्लाम ने इसे हलाल या हराम करार दिया। ऑप्शंस एक डेरिवेटिव होता है। अब डेरिवेटिव का क्या मतलब, इसको एक बहुत ही आसान एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारे पास दूध है, इस दूध से हम पनीर बना सकते हैं। अगर दूध की कीमत बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है पनीर की भी कीमत बढ़ेगी, और अगर दूध की कीमत घटेगी तो पनीर की भी घटेगी। इससे ये पता चला कि दूध की कीमत पनीर पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है। इस केस में पनीर हमारा एक डेरिवेटिव है जो दूध से ड्राइव किया गया है, और दूध को इस पनीर का अंडरलाइनिंग एसेट्स कहेंगे। इस तरीके से स्टॉक, इंडाइसेस, बॉन्ड, ईटीएफ, करेंसी, कमोडिटी, ये सारे दूध के जैसे अंडरलाइनिंग एसेट्स हैं, और ऑप्शंस इनका डेरिवेटिव पनीर है। आप ऑप्शंस तो समझ गए, लेकिन ऑप्शंस ट्रेडिंग का क्या मतलब है? जब आप ऑप्शंस खरीदना चाहते हैं तो दो में से एक ही खरीदते हैं। एक होता है कॉल ऑप्शन बेचने का हक, और दूसरा होता है पुट ऑप्शन खरीदने का हक। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन एग्जाम्पल से समझते हैं। आपकी नजर में कोई एक जमीन प्लॉट है जिसकी मार्केट वैल्यू 10 लाख है, मतलब उस जमीन का कीमत आराम से 10 लाख मिल जाएगा, जिसे हम मार्केट वैल्यू कहते हैं। अब आपको मालूम चला कि इस प्लॉट के करीब एक मॉल बनने वाला है, तो कुछ दिनों में ही इस प्लॉट की वैल्यू बढ़ के 20 लाख हो जाएगी। क्योंकि ये खबर पक्की नहीं है, आपको फैसला लेने में थोड़ा वक्त चाहिए। अगर आप प्लॉट ओनर से जाके बोलेंगे कि ये मेरे लिए कुछ दिन होल्ड रखो जब तक इसके पास मॉल ना बन जाए, तो क्या लगता है प्लॉट ओनर आपके लिए वो होल्ड रखेगा? जाहिर सी बात है नहीं। इसके लिए शायद वो आपसे प्लॉट रिजर्व करने के लिए आपसे बयाना मांगे। आप बयाने के तौर पे उसे 10,000 देते हैं, तो ये प्रीमियम कहलाएगा, और इस प्लॉट की मार्केट वैल्यू 20 लाख चली गई। लेकिन क्योंकि आपने ओनर को 10,000 बयाने के तौर पे दिया, अब वो प्लॉट सिर्फ 10 लाख में ही खरीद सकते हैं, और आपका सीधे 10 लाख का फायदा होगा। अब इसी प्लॉट पे दूसरा सिनेरियो लेते हैं। मान लेते हैं कि उसी प्लॉट पे एक ब्रिज बनने वाला है, तो अब उस प्लॉट की मार्केट वैल्यू 10 लाख से सीधा 5 लाख पे जाती है। तो अब मैं पूछूं कि आपका नुकसान कितने का हुआ, तो शायद आप सोच रहे होंगे 5,10,000 रुपए का हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने उस प्लॉट को रिजर्व किया था कि जब मॉल बनेगा तो मैं उसे खरीदूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ ब्रिज बन गया, तो आप उस जमीन को नहीं खरीदेंगे। इसमें सिर्फ आपका 10,000 प्रीमियम का नुकसान हुआ। इन दोनों ही केसेस में आप पे किसी भी तरह की जबरदस्ती नहीं की गई थी कि आपको प्लॉट खरीदना ही है। आपके पास हक था उस प्लॉट को खरीदने का, चाहे खरीदे या ना खरीदे। इसी को हम कॉल ऑप्शंस कहते हैं। कॉल ऑप्शन का सीधा सीधा मतलब होता है किसी अंडरलाइंग एसेट्स को खरीदने का हक, मगर किसी तरह की जबरदस्ती नहीं। सेम उसी तरीके से पुट ऑप्शंस का मतलब किसी अंडरलाइनिंग एसेट्स को बेचने का हक, मगर जबरदस्ती नहीं। प्लॉट की वैल्यू 10 लाख से बढ़ के 20 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ तक भी जा सकती थी। मतलब जब भी आप ऑप्शंस ट्रेडिंग लेते हैं तो इसमें आपका अनलिमिटेड फायदा होता है, मगर नुकसान आपका उतना ही होगा जितने आपने बयाने के तौर पे दिया था। इसीलिए लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं कि अगर उनका निशाना पेशगोइयां सही गई तो आप अनलिमिटेड प्रॉफिट कमा सकते हैं, और नुकसान में आपका सिर्फ प्रीमियम ही जाएगा। मगर क्या है ऑप्शंस ट्रेडिंग हलाल है या हराम? अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें मैं एक बायर था और मेरा दोस्त खालिद एक सेलर था। अब मैंने इसलिए कॉल ऑप्शंस खरीदा कि मुझे खबर मिली थी कि वहाँ मॉल बनेगा और उसकी कीमत मजीद बढ़ेगी और मैं सीधे 10 लाख का प्रॉफिट पाऊंगा। मगर खालिद ने आपको कॉल ऑप्शंस को बेचा ही क्यों? शायद उसे पता थी कि मॉल बनने की खबर पक्की नहीं है और उल्टा ब्रिज बनने की खबर पक्की है, तो उसका अंदाजा था कि प्लॉट की वैल्यू 10 लाख से 5 लाख तक जाने वाली है। अब इससे यही मालूम चलता है कि मार्केट सेलर और बायर के अंदाजे से जाएगी, इसीलिए दोनों ने अपने अपने प्रॉफिट बनाने के लिए कॉल ऑप्शंस खरीदा और बेचा। मतलब कि अगर मेरा अंदाजा था कि वहाँ मॉल बनेगा
बनेगा तो मैं सीधे 10 लाख से 20 लाख पाऊंगा और खालिद का 10,000 का नुकसान होगा। और अगर प्लॉट की कीमत घट के 5 लाख पे जाती है तो मेरा 10,000 प्रीमियम का नुकसान होगा और खालिद का 10,000 का प्रॉफिट होगा। इसको हम कहते हैं जीरो सम गेम, जहाँ एक को नुकसान लाजमी होता ही है और दूसरे को फायदा होता ही है। इसी को हम कहते हैं मैसर या जुआ, जहाँ आपको लगता है कि आप बिल्कुल सही हैं और आप पैसा लगाते हैं। यहाँ आपको मालूम नहीं है कि आपका फायदा होगा या नुकसान। सूरह मायदा आयत नंबर 90 में अल्लाह ताला ने 5 चीजों को हराम करार दिया है, जिनमें से एक मैसर या जुआ का है और इसीलिए ऑप्शंस ट्रेडिंग हराम है। लेकिन मेरा एक दोस्त आता है और मुझसे कहने लगता है कि अगर मैं ऑप्शंस बाय करूं लेकिन उसे बेचूं ना तो क्या तब भी हराम होगा? वो ऑप्शंस इसलिए खरीदना चाह रहा है कि उसे रिस्क हेजिंग हो जाए, मतलब कि उसका रिस्क कम हो जाए। अब ऑप्शंस खरीदने से रिस्क कम कैसे होता है? चलो इसको भी एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो कि हमारे पास 1000 रुपए का टमाटर है और मुझे लग रहा है अभी इसका मार्केट वैल्यू नीचे जाएगा और इसी टमाटर का मैंने 1000 का पुट ऑप्शंस खरीद लिया। पुट मतलब बेचने का हक, और ये पुट मैंने 50 रुपए के प्रीमियम से लिया। मतलब अगर कुछ महीने बाद उस टमाटर की मार्केट वैल्यू घट के 800 रुपए पे आ जाती है तो मेरे पास पुट ऑप्शंस है कि मैं उसे 1000 रुपए में भी बेच सकता हूँ। तो मेरा 200 का नुकसान होने के बदले 150 का फायदा हो जाएगा। और वहीं अगर टमाटर की वैल्यू बढ़ के 1200 हो जाती है तो तब भी मेरा एक्चुअल प्रॉफिट 150 का फायदा होगा। इंश्योरेंस भी कुछ ऐसे ही काम करता है ना। आप कंपनी को हर महीने कुछ अमाउंट देते हैं कि अगर अनफॉर्चुनेटली आपका कुछ नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई कंपनी इंश्योरेंस के पैसों से करती है। अब इसी को कहते हैं रिस्क हेजिंग। इंश्योरेंस इसलिए हराम है क्योंकि इसमें मैसर और गरार दोनों ही शामिल हैं, क्योंकि आप कुछ पैसे दे रहे हैं और ये आपको मालूम भी नहीं है कि आपका नुकसान होगा या नहीं। आप उसे प्रीमियम के तौर पे बयाना दे रहे हैं और मान लेते हैं कि आपका कुछ नुकसान भी हो जाता है तो उसकी भरपाई कंपनी के द्वारा किया जाता है। जैसे इंश्योरेंस हराम है उसी तरीके से ऑप्शंस ट्रेडिंग भी हराम है। तो ऐसी कोई भी सूरत नहीं है कि जिसमें ऑप्शंस ट्रेडिंग को हलाल कहा जाए। ऑप्शंस ट्रेडिंग में जुआ मतलब बेटिंग है और गरार मतलब गैर यकीने है और ये पूरी तरह से हराम है। अगर ये वीडियो देखने के बाद भी आपको लग रहा है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग हलाल है तो मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 हदीसें याद आती है। एक में उन्होंने फरमाया कि हलाल खुला है और हराम भी खुला है और इनके दरमियान बाज चीजें सुबह की हैं जिनको बहुत लोग नहीं जानते हैं कि ये हलाल है ये हराम, और जो कोई भी सुबह की चीजों से बच गया उसने अपने दीन और इज्जत को बचा लिया। और दूसरी हदीस में फरमाते हैं कि शक वाली चीजों को छोड़ के सुबह की चीजों को इख्तियार करो। सच्चाई में इत्मीनान है और झूठ में शक है और बेहतर ये है कि आप शक में ना पड़े और इससे दूर ही रहे। अगर आप शक में रहकर करते हैं तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को झुठला रहे हैं। हमारे नबी ने इसे मना किया है तो जाहिर सी बात है इसमें हमारा ही फायदा होगा, तभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे प्रोहिबिटेड किया है। जैसे अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि शराब हराम, तो जरा इस बात को ध्यान लगा के सोचो कि इसमें किसका फायदा है, हमारा है या अल्लाह का।